कि गार्डियनशिप के हवाले से और बच्चों की कस्टडी के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब। अगर साहब पाकिस्तान में जो कवानीन राइज हैं उनमें जो गार्डियनशिप के हवाले से आपको बेसिक कानून मिलता है वो द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है, जिसके अंदर गार्डियनशिप और वार्ड दोनों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है और तरीका बताया गया है कि गार्डियनशिप जो है वो किस तरह से ली जाएगी और वार्ड जो है उसके किस तरह से मतलब देखभाल के जो मरासम है तरीके हैं वो किस तरह से होंगे। अब देखने वाली बात सबसे पहले इसमें यह है कि गार्डियनशिप की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि माँ और बाप कानून की नज़र में नेचुरल गार्डियन है। अच्छा, गार्डियनशिप की ज़रूरत तब पेश आएगी जब माँ या बाप इनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाए या दोनों का इंतकाल हो जाए और गार्डियनशिप किसी तीसरे पर्सन के पास जानी हो, या फिर माँ और बाप में अलहदगी हो जाए और दोनों चाह रहे हों कि बच्चों की गार्डियनशिप हमें दी जाए, या आगे चुके कानूनी आपके प्रोसेस होते हैं, आपकी एडमिशन होता है, आपका ID कार्ड बनना होता है, पासपोर्ट बनना होता है, अगर दोनों में से एक भी लेना चाहता है, दूसरा बच्चों से टोटली लाताल्लुकी का इज़हार भी कर देता है, फिर भी उस पर्सन को गार्डियनशिप कोर्ट के ज़रिए से गार्डियनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। बिलाल साहब ये बताइए कि बच्चों की कस्टडी का सवाल क्या सिर्फ तलाक की सूरत में ही पैदा होता है या और भी किसी सिचुएशन में ऐसे केसेस आते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की कस्टडी जो है वो अगर तो माइनर्स का जो फादर है वो अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, आ नहीं सकता, या वो कह लें कि डेथ हो चुकी है, तो उसकी गैर मौजूदगी में आपको बच्चों का जो है ना गार्डियन मुकर्रर करवाना पड़ता है। सही। अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए उनका जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन्हें डील करने के लिए फिर आपको जो है गार्डियन मुकर्रर करवाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की एक तो उनकी कह लें कि सिर्फ बच्चे की पर्सन की हद तक भी होता है, और सेकंड गार्डियन आप कह लें कि बच्चे की जो प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड भी आपको गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में अगर के बच्चों का वालिद जो है वो अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस में आउट ऑफ कंट्री है, तो उसकी गार्डियनशिप ली जा सकती है। है। तो ये भी बताइए कि क्या सिर्फ घरेलू झगड़े की बुनियाद पर भी बच्चों की कस्टडी ली जा सकती है, माँ या बाप को दी जा सकती है? नहीं, अगर घरेलू झगड़ा है तो फिर उनका पेरेंट्स दोनों मौजूद हैं, हयात हैं, उनका मैरिज इंटैक्ट है, तो फिर गार्डियनशिप में नहीं जाएंगे, फिर हम कस्टडी में जाएंगे, फैमिली एक्ट से डील करेगी, वो एक अलग इशू है, गार्डियन एक अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब ये बताइए कि गार्डियनशिप और कस्टडी में क्या फ़र्क है? देखिए, गार्डियन जो है वो जो नेचुरल गार्डियन है उनकी गैर मौजूदगी में आप गार्डियनशिप में जा सकते हैं, और जो कस्टडी है वो आप कह लें कि कस्टडी बिटवीन दी पेरेंट्स, फादर एंड मदर, वो डिसाइड की जाती है। मैं इसमें छोटी सी बात अगर आप इजाज़त दें ऐड कर दूँ इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो कस्टडी है ना वो पर्सन की कस्टडी की हद तक है। गार्डियनशिप में आपके फिर जो लीगल राइट्स हैं और लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो अंदर ऐड हो जाती हैं। कस्टडी आपने पर्सन की बॉडी की हद तक रखनी है कि वो बच्चा आपके पास है। जब आप गार्डियनशिप में जाएंगे फिर आपके ऑब्लिगेशंस और जो गार्डियन के राइट्स हैं और माइनर के राइट्स हैं वो सिक्योर किए जाते हैं। ठीक हो गया। राबिया साहिबा, मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहूँगी कि सबसे पहले हम बात करें गार्डियन एंड कस्टडी की। ठीक है कि दोनों चीज़ें, द थिंग इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड जो कि अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, या सेपरेशन हो गई है, या तलाक तक बात पहुंच गई है, यहाँ पे इफेक्टिव वहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों की। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे वहाँ से डिवेस्टेटेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। एंड हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बच्चा है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ टूल टू बार्गेन द रिलेशनशिप। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता होता है कि फीमेल इतनी पावरफुल नहीं है, जब अपने राइट के खिलाफ पड़ेगी तो उसको एज एन इमोशनल टूल यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। बच्चा नहीं समझा जाता, वो उधर से खींच रहे, वो उधर से खींच रहे। बिल्कुल। नोबडी इज टॉकिंग और एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है बच्चों के लिहाज से। दिस इज ब्लैकमेलिंग। खास तौर पे माँ को बहुत ब्लैकमेल किया जाता है। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी होती है कि बाप भी मजबूर होता है क्योंकि वो बच्चों से मोहब्बत करता है, तो वो अगर उसको ना माँ मिलने दे तो फिर बच्चे। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो आप उसकी माँ को क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल।
बात यहाँ पे आती है। बिल्कुल। हम ये नहीं कर रहे। यहाँ पे बात ये आती है कि जब बाप माँ को ब्लैकमेल करने के लिए, इमोशनल टॉर्चर देने के लिए, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे देखने नहीं दूंगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ पेरेंट। समटाइम द फीमेल सेज मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा देखने नहीं दूंगी, मैं लड़ूंगी कोर्ट में। सो अनफॉर्चुनेटली जो कोर्ट ने राइट्स दिए हुए हैं ये ब्लैकमेलिंग के लिए ज्यादा यूज होते हैं। इमोशनली टॉर्चर बच्चे का ज़हन के वो नहीं सोचते कि बच्चों की ये कहना चाह रही हैं कि जो लॉज मौजूद हैं वो यूज़ किए जाते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। अर्शद साहब, इस पर आप कुछ क्या कहेंगे? देखें जी, कवानीन हमेशा तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि वो मियाँ बीवी के जो तनाज़ात हैं, चीज़ों को मिसयूज़ करना ज़्यादा जानते हैं। मिसयूज़ कोई एक आधी फैमिली कर ले तो उसमें हम लॉ को या कोर्ट्स को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, कसूरवार करार दे सकते, क्योंकि कोर्ट की सबसे पहली जिम्मेदारी जब भी कोई केस आता है तो वो उनकी पहली जिम्मेदारी इस तरह के केसेस में ये होती है कि इन मियाँ बीवी की जो है आपस में सुलह करवा दें। जो आर्जी जब कस्टडी का मैटर आता है, जब सेपरेशन नहीं हुई होती, तो वो बड़ी हद तक उनकी कोशिश यही होती है। और फिर इस हवाले से एडीआर सेंटर भी चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एडीआर सेंटर भी बनाया था, और वहाँ पे भी इस तरह के नौयत के केसेस जो हैं वो लातदाद केसेस थे। जब वो लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे थे, और नीचे सेशन जज लाहौर थे आबिद हुसैन कुरैशी, आजकल रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस हवाले से तमाम जितने भी फैमिली के केसेस थे, खुला के हों या फिर वो गार्डियनशिप के थे, वो आलमोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एडीआर सेंटर में मुंतकिल हुए थे। एडीआर सेंटर में मुंतकिल केसेस होने से जो है वो आपस में मसाहलत करवाते थे, तो उसके बाद जो है वो मामलात कोर्ट के जरिए केसेस, एक पेंडेंसी का एक बर्डन होता है कोर्ट के ऊपर भी, वो जो कम होना शुरू हो गया था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जब चले गए तो उसके बाद एडीआर सेंटर का जो सिस्टम था वो एक तरह से जो है वो उस तरह से फाल नहीं रहा। तो लिहाजा मैं इस टाइम जो सिचुएशन है, 30,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो गार्डियनशिप के जो है वो लाहौर की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ पेरेंट्स जब कोर्ट में आते हैं, वहाँ पर बच्चों की कस्टडी का केस करते हैं, तो हमने देखा है कि कोर्ट्स में आप भी जब पेश होते हैं तो उसमें बच्चे जो है वो खींच रहे होते हैं पेरेंट्स। एक बच्चा कह रहा होता है कि मैंने मामा के साथ जाना है, अगर फैसला अंगेस्ट आ जाता है, उसकी इमोशनल्स के अंगेस्ट आता है, तो ये बड़े रिक्कत अमेज़ मनाज़र होते हैं। वहाँ पर लोग जो खड़े होते हैं, साइल जो खड़े होते हैं, वो कानों को हाथ लगा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की नौबत ना लाए के आए। बच्चों की ज़हनी हालत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ज़ैब साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे राबिया साहिबा ने बात की कि ऐसे कानून जो कवानीन हैं इनको मिसयूज़ भी किया जाता है और ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन भी बहुत, ऐसे केसेस प्रैक्टिकली आप कितने देखते हैं अदालतों में? इसमें सबसे पहली बात तो आप ये अपने माइंड में रखें ना कि जब कोर्ट में कोई केस आता है, कोई पार्टी आती है फैमिली के मैटर्स में, चाहे वो फैमिली कोर्ट का केस हो या वो गार्डियन कोर्ट का केस हो, आमतौर पर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके होते हैं। फैमिली के बड़े जो है वो मसालत करवा के थक चुके होते हैं, वो मसालत ही नहीं करवाना चाहते, और मियाँ बीवी के दरमियान में कोई ऐसा ब्रिज नहीं होता जिसके ज़रिए से वो अपने मामलात जो हैं वो सुधार सकें। क्योंकि इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ईगोइज़म बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हमने अपनी ईगो के लिए अपने बच्चों को पसे पुश डाला हुआ है। लेकिन राबिया साहिबा का कहना है कि मतलब ज़्यादातर ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे, कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं है। अब ये जैसे इन्होंने बताया दोनों साइड से है, ख़वातीन की साइड से भी है, मर्दों की साइड से भी है, लेकिन जो मेजर केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस हैं। कुछ हद तक ये है कि दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी जो नाजायज़ मुतालबात उनको मनाने के लिए उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। अदरवाइज जो मोस्टली केसेस है वो जेन्युइन केसेस होते हैं। वालिदैन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, चाहे खुला या तलाक हो ना हो, उनकी राहें एक दूसरे से जुदा ही होती हैं। माँ किसी और जगह रह रही होती है अपने पेरेंट्स के पास या भाई के पास, और वालिद जो है वो अपनी अलग जगह पर रह रहा है। इसमें से एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये तो वो है ना कि जिसमें बोथ पेरेंट्स आपस में लड़े कस्टडी हासिल करने के लिए। जी। मुझे एक्सपीरियंस हुआ था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में काम करने का, सही। और वहाँ पे मैंने ऐसे बच्चे देखे थे जिसमें दोनों माँ बाप कहते थे हमने बच्चा नहीं रखना। अच्छा। इस तरह के केसेस में आप क्या डील करते हैं? ऐसी सूरत हाल मतलब किस बुनियाद पर वो कहते थे? बुनियाद ये होती है कि वो कहते हैं, वो फादर कहते हैं मैं नहीं रखूंगा, ठीक है तुम रखोगे, सो दैट अगली तुम शादी ना कर सको या तुम्हारे लिए डिफिकल्टी है। माँ कहती है मैंने दूसरी शादी कर लेनी, मैं इसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं नहीं रखूंगी, तुम रखोगे। सो वो बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर फिर आ जाता है। मैं चाह रही हूँ कि इस मामले में कोर्ट क्या करती है कि जब दोनों ही पेरेंट्स नहीं रेडी, बच्चे की तो मेंटली हालत तो हो जाती है, वो एंजाइटी का शिकार होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो कॉन्फिडेंस, कि
अच्छा साहब, आप इस बारे में इस क्या चीज़ को आगे थोड़ी सी बढ़ाऊंगा कि राबिया ने जिस तरह अभी बात की कि कुछ लोग जो है वो इसको ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ातून थी, उसके 3 बच्चे थे और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और 5 मरले का घर था। उसका जो ससुर था उसने वहीं पे जो है वो रहना उसने शुरू कर दिया, तो अपने बच्चों को पाल भी रहा था वो अपने पोतों को, और उसकी 3 अनमैरिड बेटियां भी थीं उस ससुर की। अब वो ख़तून 2 साल बाद जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी हस्बैंड की, तो वो 2 साल बाद जो है वो कोर्ट में आती है। वो कहती है कि मुझे जो है वो बच्चों की गार्डियनशिप दी जाए। सही। जब केस सारा खुलता है तो दूसरी तरफ से वो दादा बच्चों का आता है, तो वो बताता है कि मेरी 3 अनमैरिड बच्ची हैं और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, एक बेटा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो लिहाजा जो है वो मुझे मैं कैसे इनको खर्चा जो ये जाती हैं उतना मैं दे देता हूँ जितना खर्चा होता है। सही। तो वो फिर कोर्ट ने उसकी पिटीशन उस खातून की डिसमिस की। सही। मतलब कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक वो सारा जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कोर्ट के। बिल्कुल, अगर ब्लैकमेल भी कर रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस देखती है कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसका फैसला किया जाए। बिलाल साहब ये बताइए कि अमूमी तौर पर जब क्योंकि जज जो है वो इन सारे मामलात को बच्चे के मामले में ख़ास तौर पर वो देखते हैं कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, इस तरह की सिचुएशंस आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ पे अगर आप कस्टडी की बात कर रहे हैं तो कस्टडी में अगर बच्चा कह लें कि बिल्कुल छोटा है, 2-3 साल का है, 4 साल का है, और वहाँ पे जेंडर भी मैटर करती है। अगर मेल है तो वो प्रायोरिटी दी जाती है फादर को। सही। अगर फीमेल है तो फिर प्रायोरिटी दी जाती है मदर को। तो अगर तो वहाँ बच्चे जो हैं वो कह लें 8 से 10 साल के राउंड हैं या शादी कहीं और हो चुकी है, सॉरी अगर वालिदा ने आगे शादी कर ली है तब बच्चों की कस्टडी के वाले से अगर वालिदा ने आगे सेकंड मैरिज कर ली हुई है और वालिद जो हैं और बेटी है, जी बेटी है, तो वो तो डेफिनेटली वालिद के पास जाएगी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। मेरी तलाक को कोई 6-7 साल हो गए और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी कस्टडी मेरी बीवी को मिल गई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनकी कस्टडी मेरे पास आ जाए क्योंकि मेरी बीवी की जो फाइनेंशियल हालत है वो कुछ ठीक नहीं रही और बच्चे भी इसलिए रुल रहे हैं वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे पास आ जाएं। क्या प्रोसीजर हो सकता है? नहीं, आपकी बीवी के बारे में आपने क्या बताया? उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी कुछ स्टेबल नहीं रही। अच्छा ठीक है ज़ैब साहब। जी, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का सेक्शन 25 है जिसके ज़रिए से ये गार्डियन पिटिशन कोर्ट में अपनी पिटिशन फाइल करेंगे। गार्डियन कोर्ट पे तमाम सर्कमस्टांसेस दे के शहादत के बाद जो फैसला होगा बच्चों की वेलफेयर के लिए वो करेगी। सबसे पहली चीज़ इसमें देखी जाती है बच्चों की कस्टडी किसको देनी है, कि बच्चे की वेलफेयर किसके पास है, किसके पास उसकी परवरिश अच्छी हो सकती है, उनको संभाल बिल्कुल हो सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो गार्डियन कोर्ट है वो बच्चे की एज देखती है, उसका सेक्स देखती है, इवन उसका रिलीजन भी देखती है कि रिलीजन इसका क्या है। और इस दौरान जो गार्डियन है उसका करैक्टर और उसकी कैपेसिटी भी देखी जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि वो बच्चों को पाल नहीं सकती है, तो अब इसमें एक बड़ी चीज़ यहाँ पे आया कि इनकी बीवी ने उस टाइम पे मेंटेनेंस का केस किया था इनके ऊपर। ये देखने वाली बात है, आया कि ये बच्चों का मेंटेनेंस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात ये है कि बेटा जो है 18 साल तक और बेटी अप टू हर मैरिज उसकी जो मेंटेनेंस है वालिद के जिम्मा है। अब ये भी हो सकता है इनके केस में कि इन्होंने बच्चों का कभी मेंटेनेंस जो है वो पे ना किया हो, और जो इनकी ये भी कोर्ट देखेगी कि अगर इन्होंने नहीं मेंटेनेंस पे की तो फिर कोर्ट इनको कह सकते हैं, इनकी बीवी किसी भी टाइम पे आ सकती है अगर पहले उसने कोई पिटीशन मेंटेनेंस का सूट फाइल नहीं किया कि मेरे बच्चों का जो मेंटेनेंस है एज पर लॉ और एज पर जो सर्कमस्टांसेस हैं इनकी जो नीड्स है उसके मुताबिक पे किया जाए। और तीसरी बात जो आपने कही थी बच्चों का रुझान किस साइड पे ज़्यादा हो जाता है, कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर बच्चा इतना ओल्ड है कि इंटेलिजेंस जो है अपनी यूज़ करते हुए अपना फैसला खुद कर सके तो फिर कोर्ट उस चीज़ को कंसीडर लाजमी करेगी, उसको उसकी विल के अगेंस्ट नहीं भेजेगी किसी के पास।